स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइट सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों आज हमारा प्रश्न जो है पार्ट 3 है, जिसमें हमने पहले 2 पार्ट करा चुके हैं। तीसरा पार्ट है जिसमें 101 से 150 प्रश्न होंगे, जो संपूर्ण हिंदी साहित्य वस्तु प्रश्न है और जो हिंदी नेट जेआरएफ टेस्ट एजीटी पीजीटी और हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्जाम आप देंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले बता दें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और ही मॉक टेस्ट ऐसे ही मॉक टेस्ट डाले हैं हमारे उसमें, प्लेलिस्ट में चेक कर लें और कई परिचय देख लें। बहुत से जो नेट जेआरएफ की जो सिलेबस के हैं वो हमने डाले हैं, वीडियो देख लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला प्रश्न है, वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है। तो प्रश्न 1 कह रहा है वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली कौन सी है। ऑप्शन है पंजाबी, बघेली, ब्रज, गुजराती। तो वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा कौन सी है? गुजराती भाषा, गुजराती बोली। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन है ए है अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन सा है 344 और ऑप्शन ड है अनुच्छेद 235। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता। तो ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है जयपुरी बोली, झारसाही बोली, आहिरवाटी बोली, काई कुई बोली। तो ढूंढाड़ी बोली को और किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो आहिरवाटी बोली से नहीं जाना जाता है। बाकी जयपुरी बोली भी कहते हैं, झारसाही बोली भी कहते हैं, काई कुई बोली भी ढूंढाड़ी बोली को कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सरणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किए जाने वाला लिपि चिन्ह है। तो ऑप्शन है खा, ऑप्शन दा है ल और ऑप्शन सा है री और ऑप्शन दा है ढ। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन सा री हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाने का कारण उसमें ऑप्शन दिया है क्योंकि कठिन संधियों से बचने के लिए। ऑप्शन है ऑप्शन बी समानता तत्पुरुष समासों में और ऑप्शन सा जैसे आय से पूर्व। ऑप्शन ड है द्वंद्वमय समास पदों के मध्य। तो प्रश्न क्रमांक 105 का सही आंसर हो जाएगा समानता तत्पुरुष समासों में। एक बार प्रश्न और देख लें, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका समानता तत्पुरुष समासों में। सर्वाधिक निकट है। तो हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन है खड़ी बोली, बंगारू, कन्नौजी, अवधी। तो सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? इसको देख लें। बुढ़ा चाहिए स्थायी वर्ड में अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा स्थायी। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं? तो ऑप्शन दिया गया है और परा उपसर्ग से निर्मित शब्दों को बताना है। पहला ऑप्शन है परास्त, परामर्श, पराग। दूसरा है पराश्रय, पराभाव, परायण। तीसरा है परावर्त, परार्थ, पराक्रम और चौथा है पराजय, पराशर, पराधीन। तो इसमें से कौन सा परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा परावर्त, परार्थ, पराक्रम। ये परा उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? ऑप्शन है राघव, कौरव, लाघव, पुष्पित, हर्षित, पल्लवित, शव, पार्थिव, गौरव, कश्यप, वासुदेव, वार्थ। तो किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? कश्यप, वासुदेव, पार्थ। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। तो ऑप्शन है का प्रत्येक कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, और दा व हा के संयुक्त अक्षर हल लिप संकेत लगाकर बनाया जाए, और ऑप्शन दा है तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है। तो तत्पुरुष समास के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हर दिन, आशातीत, कविश्रेष्ठ, गृहस्थ, हरफनमौला, कपड़छन, हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। तो किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है। तो गृहस्थ, हरफनमौला, कपड़छन, ऑप्शन नंबर बा सिर्फ जो शब्द बने हैं ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। तो वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है। ऑप्शन है वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन बा है जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। ऑप्शन सा है जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। और ऑप्शन दा है रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तो वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है। तो जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं, ही अनुपयुक्त कथन है, सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, नहीं है। ऑप्शन है संबंध बोधक, आर्जार्थक, संकेतार्थक, संदेह सूचक। तो अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी छंद स्वर छंद से निर्मित हैं। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है अधोगत, स्वागत, खड़ानंद। ऑप्शन बा है मनोयोग, देवेंद्र, सदानंद। ऑप्शन दा सा है वार्तालाप, चंद्रोदय, देवर्षि। और ऑप्शन दा है महोत्सव, वायुवृद्ध, प्रमाण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, वार्तालाप, चंद्रोदय, देवर्षि जो है स्वर छंद के उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 115। दोस्तों इससे पहले बता दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें, और मॉक टेस्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर पार्ट बाय पार्ट डाले गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 115 कहता है अशुद्ध शब्द नहीं है। तो शब्द दिया गया है उसमें पूछ रहा है अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है। तो याज्ञवल्क्य, मंत्री परिषद, पुनरपि, ज्योत्सना। तो कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द नहीं है। पुनरपि, ये अशुद्ध शब्द नहीं है, बाकी ये सब अशुद्ध है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शन है इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। और ऑप्शन दा है आपका यह मत गृह योग्य है। तो इसमें वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, वो आपका यह मत ग्रह योग्य नहीं है, यही असत्य वाक्य, अशुद्ध वाक्य है। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। विद्यार्थियों की मेलों में अनेक टोलियां थी। और ऑप्शन था जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। तो अशुद्ध वाक्य नहीं है, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है। तो ये जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर द सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। तो सर्वनामिक विशेषण युक्त पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है इतने गुणज और राशिक लोग एकत्र हैं। ऑप्शन द है दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले। और ऑप्शन सा है राम का सिर कुछ भारी सा हो गया। और ऑप्शन द है उसे दवा 2 घंटे बाद दी जाए। तो सर्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द, उसे दवा 2 घंटे के बाद दी जाए। अगला प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो शब्द दिए गए हैं, उनको पूछ रहा है सभी शब्द शुद्ध कौन से हैं। स्वादिष्ट,
दुर्वस्था, दिवारात्र, छत्र छाया, कवित्री, कुमुदिनी, उच्छ्वास, मदृच्छा, दुष्कर्म, चोर, घनिष्ठ, इंद्रजालिक। तो इसके जो सभी प्रश्न शब्द सही हैं वो हो जाएगा स्रोत, घनिष्ठ, इंद्रजालिक। यही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है चोर ऐसा भागा कि उसका पतना ही न लगा। ऑप्शन बी राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। ऑप्शन सा है ना नाव मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और ऑप्शन दा है यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोक के व्यवहारों को भली भांति पर्यंत राज्य बढ़ाया। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामायणार्थम प्रातिपादिका शब्द काव्यम। काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आचार्य मम्मट। ऑप्शन बा है आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन सा है आचार्य पंडितराज जगन्नाथ। और ऑप्शन दा है आचार्य कुंतक। तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य पंडितराज जगन्नाथ। रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्दम काव्यम, उनकी दी गई परिभाषा काव्य है। तो काव्य की परिभाषा उनको दी गई है रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द काव्यम। किसके द्वारा दी गई है? आचार्य पंडितराज जगन्नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता को परिभाषा देने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन से हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है किस विकल्प में आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आक्रामक क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है राजा के दान दिया, नौकर चिट्ठी लाया, नौकर बीमार है, पंडित कथा सुनाते हैं। तो आक्रामक क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? नौकर बीमार रहा, आक्रामक विकल्प है यही। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। व्याख्या है प्रजा की नवनोमेश शालिनी प्रतिभा नवनो लेख शालिनी प्रजा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, क्षण स्वरूप स्पर्शथ्या प्रतिभा करे। तो भट्टतोत के अनुसार काव्य प्रतिभा की व्याख्या है प्रज्ञा नवनोमेश शालिनी प्रतिभा मत। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। भट्टतोत के अनुसार काव्य प्रतिभा की व्याख्या है ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है आचार्य और काव्य प्रयोजन के सुमेलन नहीं है। तो आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। ऑप्शन है सहदियों की प्रियता, धनंजय दांडी, रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग की प्राप्ति, आनंदवर्धन, और लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ, कुंतक, और पीड़ित विश्वनाथ। तो आचार्य का सुमेलन जिसमें सुमेलन नहीं हो रहा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर द रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग की प्राप्ति, आनंदवर्धन द्वारा नहीं है ये। यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो काव्य हेतु पूछ रहा है। काव्य हेतु के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट देख लें, वहां पर मिल जाएंगे आपको। तो ऑप्शन है व्युत्पत्ति, आभ्यास, प्रेरणा, समाधि। तो काव्य हेतु नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द समाधि। अगला प्रश्न है आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति या काव्यम कहकर जिस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? ऑप्शन है क्षेमेंद्र, मम्मट, भामह, अप्पय, दीक्षित। तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य मम्मट। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम जब मन में तमोगुण या रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण उद्रेक व प्रबल होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में ये विचार है। तो लाइन दी गई है, पूछ रहा है रसास्वाद के संबंध में किनका विचार है? तो ऑप्शन है रामचंद्र गुरुचंद्र, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, शारदा तनय। तो ये किनकी रसास्वाद संबंध विचार है? विश्वनाथ के, आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसी सामान्य धर्म की रहती है जिसके
साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है, साधारणीकरण के विषय में यह कथन है। तो ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। तो यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। एक बार और देख रहे हैं प्रश्नों को। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है, साधारण क्रय के विषय में कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही साक्षात साहित्य है, साहित्य संबंधी अवधारणा है। तो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये किनकी लाइन है? साहित्य की। अगला प्रश्न है, रसध्वनि किसे कहा गया है? तो रसध्वनि किसे कहा गया है? ऑप्शन आ है ब श त। अर्थांत रस क्रमित वाच्य ध्वनि, अंत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, सरक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि, असरक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो रसध्वनि किसे कहा गया है? असरक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाच्यार्थ की वचनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होगा ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो वाच्यार्थ की वचनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? ऑप्शन है विविचितान्य पर वाच्य ध्वनि, अविविचित वाच्य ध्वनि, अर्थांतरच संकृत मिक्त वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आ, विवेचितान्य पर वाच्य ध्वनि। यही सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंतक के अलंकारों का विधान वक्रोक्त किस भेद के अंतर्गत किया है? तो ऑप्शन है पद पराध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। तो सही आंसर हो जाएगा कुंतक के अलंकारों का विधान वक्रोक्त किस भेद अंतर्गत आता है? वाक्य वक्रता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनवगुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। तो अभिनवगुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में परिणाम नहीं है। ऑप्शन बा स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में हृदय में पूर्वस्थित रहता है। और ऑप्शन दा है विभाग व्यंजक होते हैं और रस व्यंग्य रसानंद अखंड होते हैं। ऑप्शन दा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। अभिनवगुप्त के अनुसार रसवाद प्रक्रिया के संबंध अनुपयुक्त कथन कौन सा है? तो साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है, यही अनुपयुक्त कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलंकार के संबंध में असंगत कथन है। तो अलंकार के संबंध में असंगत कथन कौन सा है पूछ रहा है। पहला कथन है वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार व पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन बा है सार्थक और निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। ऑप्शन सा है उपमेय व उपमान में भिन्नता के होने पर भी समय स्थापना को उपमा कहते हैं। और ऑप्शन दा है वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकु से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वह संदेह अलंकार होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, जो अलंकार के संबंध में असंगत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा वक्ता के द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकु से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वह संदेह अलंकार होता है। यही अनुपयुक्त कथन हो जाएगा, बाकी सब सही होंगे। अगला प्रश्न है 136। बता दें दोस्तों, इसके पहले हमने प्रश्न कर चुके हैं, डेली 50 प्रश्न करते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इसके पहले का प्रश्न देख सकते हैं। तो प्रश्न 136 कहता है सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी कामी अरु चोर में अलंकार है। तो लाइन दी गई है और अलंकार का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 12 श्लेष सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कौन से आचार्य वाकृति के अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। तो ऑप्शन है दांडी, भामा, वामन, कुंतक। तो वक्रोक्ति के अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेश अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। तो कौन नहीं करते हैं? भामा। आपका नंबर बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाई महावर दैन को नहीं बैठ आई, फिर जान महावर एड़ी मीड़ित जाई में अलंकार है। तो लाइन दी गई है और अलंकार पूछ रहा है। तो ऑप्शन है उपमा, संदेह, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 भ्रांतिमान। जो लाइन दी गई है उसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न है, अलंकार के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डली है, बहुत ही अच्छी तरीके से 4 तरीके से समझाया गया है। अगला प्रश्न है 139, शून्य भीत पर चित्ररंग नहीं तन बिन लिखा चित्रे धोए मिटे न मरे भीत दुख पाई हित यही न हो रे में अलंकार है। तो इसमें भी लाइन दी गई है और अलंकार का नाम पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है अपहनुति, दूसरा है मानवीकरण, तीसरा विभावना, चौथा है वर्ण सगाई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 विभावना अलंकार है। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं तन बिनु लिखा चित्रे धोए मिटे न मरे भीत दुख पाई यही तेन हो रे विभावना अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, का विशिष्ट अलंकार है। ऑप्शन बा है तावर्ग वाटावर्ग की वर्ण सगाई उत्तम कोर की होती है। ऑप्शन सा है चरण का प्रथम अक्षर व चरण अंत के अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है। और ऑप्शन दा है चरण के प्रथम शब्द के अविवर्ग की प्रवृत्ति आवृत्त चरणाव शब्द के अंत में भी संभव है। तो वर्ण सगाई के संबंध में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तावर्ग की वर्ण सगाई उत्तम कोर की होती है। तो यही वर्ण सगाई के उत्तम कोटि यही असत्य खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न है, वह प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वह अलंकार होती है। तो जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहां अलंकार कौन सा होता है? ऑप्शन उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, रूपक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृत प्रबुद्ध लगी होने जलद लहरियों की अगड़ाई बार बार जाती सोने ये प्रमुख अलंकार हैं। तो ऑप्शन है मानवीकरण, अपौनित्य, भ्रांतिमान, क्लेश। तो इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। अगला प्रश्न है, दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। तो लाइन दी गई है उसमें दोहा छंद का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। तो लाइन को देख लें आप लोग। उत्तम मध्यम नीच गति पहन चिकता पानी प्रीति परीक्षा तिहुन की बैर प्रीतिकम यान। ऑप्शन बा है सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल पहिराई जन सुगन की हृदय वाले भूपाल। ऑप्शन सा हिम्मत किस्मत होए बिन हिम्मत किस्मत नाही पिय पिय कहीं बिखलाई आयु हूँ प्रिय के निकटे तिये पहचानत नाही। तो दोहा छंद का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सा हिम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नाही करुण आदर को रद कागज तो रही। तही आंसर जो है गलत है, बाकी उसके उदाहरण है सब। दोहा छंद का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है। तो उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है रूपक, वक्रोक्ति, संदेह, अपौनित्य। तो सही आंसर हो जाएगा अपौनित्य। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा होगा? अपौनित्य। अगला प्रश्न है, डिंगत उर्वी अति गुर्वे सर्व पंबे समुद्र से ब्याल बधिर तिहि काल विकल दिक्पाल सराचर दिंग्यंद लरखरत परत स्कंद मुक्धर सुरभिमान हिम भानु भानु संगठित परस्पर चके बुरच शंकर सहित कोल कुमुठ कमल मल्लो ब्रह्मांड खंड कियो चढ़ भूमि जगह राम सुधान तल्लो। किस छंद में निबंध है? तो ऑप्शन है कुंडलियां, छप्पे, कवित्त, मधुर क्रांता। तो सही आंसर हो जाएगा छप्पे। ऑप्शन नंबर बा।
अगला प्रश्न देखें, कुंडलीय छंद का लक्षण नहीं है। तो कुंडलीय छंद के बारे में पूछ रहा है। छंद के बारे में आपको बता चुके हैं, हमारे एक वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, देख लें। तो प्रश्न है, कुंडलीय छंद का लक्षण नहीं है। विषम छंद है और ऑप्शन है, यह छंद वह पंक्तियों का होता है, यह छंद 6 पंक्तियों का होता है, और ऑप्शन द है, यह संयुक्त छंद होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कुंडलीय छंद का लक्षण कौन सा नहीं है, प्रथम पंक्ति 4 पंक्ति ओला व अंतिम 2 पंक्ति दोहा छंद की होती है, यही जो है लक्षण नहीं है, बाकी सब लक्षण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 147, मात्रिक सम छंद नहीं है। तो मात्रिक सम छंद नहीं है, ऑप्शन है चौपाई, गीतिका, हर गीतिका, उल्लाला। तो मात्रिक सम छंद नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, उल्लाला नहीं है, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। तो प्लेटो के संबंध में असत्य कथन कौन सा पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कविता जान से उत्पन्न होती है, ऑप्शन ब है काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, और ऑप्शन द है काव्य भाव को उद्दीप्त करता है और तर्क को नहीं, और ऑप्शन द है कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। तो प्लेटो के अनुसार असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, कविता ज्ञान से उत्पन्न होता है, यही असत्य कथन हो जाएगा, बाकी सब सत्य है। अगला प्रश्न है, प्लेटो को नहीं माना है। तो कला में अनुकरण की बात, प्लेटो ने नहीं माना है, क्या नहीं माना है, कला में अनुकरण की बात, कलाओं की पारस्परिक संबंधों का वर्णन की बात, और कलाओं में आदर्श की न्याय सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात, और ऑप्शन द है चिंतन को कला साधना व आवश्यक अंग नाम मानना। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें, प्लेटो ने नहीं माना है, कलाओं में आदर्श की न्याय सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात नहीं माना है, यही आंसर सही हो जाएगा। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 150, में विचार उठो, भुवन में सुख शांति भर उठो, ये पंक्तियां किस छंद से निबद्ध है। तो ऑप्शन है हर गीतिका, द्रुत विलंबित गीतिका, मध्यक्रांता। तो एक बार पुनः पंक्ति को देख लें, प्राबल्य जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचारों उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो, ये पंक्तियां किस छंद से निबद्ध है, किस छंद में निबद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा द्रुत विलंबित, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है, अगला मोस्ट टेस्ट हम कल लेके आएंगे। तो आप लोग देखते हैं हमारे यूट्यूब साथ जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो। और वीडियो को जो PDF हमारे पास है वो हम प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़कर, और रोजाना मॉक टेस्ट होते हैं, आप देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य का परिचय और हिंदी साहित्य रिलेटेड सभी विषयों के बारे में हमने वीडियो बना डाले हैं, देख सकते हैं आप, सर्च कर लें प्लेलिस्ट। धन्यवाद।